हेलो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इस आई नेक्स्ट के प्लेटफॉर्म पर। आज ही हमारा बजट का दूसरा लेक्चर है। आज हम जो बजट में पढ़ेंगे वो ज़्यादातर हमारा डेटा है। हम इसमें आज मैंने बहुत सारा डेटा कंपाइल कर दिया है जो पेपर में आ सकता है और लगभग आया भी है प्रीवियस ईयर में। तो हम आज उसको देख लेते हैं। दूसरी चीज़, ये इंग्लिश में मैंने इसलिए रखा है क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो ट्रांसलेशन है इंग्लिश से हिंदी होता है तो उसमें कभी कभी बहुत ज़्यादा शब्द गलत यूज़ कर लिए जाते हैं। तो आपको पता रहना चाहिए कि इंग्लिश में भी इनको क्या कहते हैं। इंग्लिश वाला शब्द अगर आपको या पता होगा तो आप आराम से पेपर कर लेंगे। उसके अलावा इसका जो हिंदी पीडीएफ है जो हिंदी में होगा वो भी आपको मिल जाएगा। वो आपको मिलेगा हमारे कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए अपनी इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशियो। टैक्स टू जीडीपी रेशियो हमारा है 11.7। जीडीपी को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, ठीक है ना। इसमें हमारा जो डायरेक्ट टैक्सेस है वो 6.6% है और इनडायरेक्ट टैक्स है 5.1% है। मतलब डायरेक्ट टैक्सेस हमारे यहाँ ज़्यादा है। टैक्स टू जीडीपी रेशियो 11.7 है, डायरेक्ट टैक्स 6.6 है और इनडायरेक्ट टैक्स 5.1 है। उसके अलावा ये तो हो गया। अब खर्चा कहाँ करती है गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा? सबसे ज़्यादा हम खर्चा करते हैं इंटरेस्ट पेमेंट पे। सबसे ज़्यादा खर्चा कहाँ हम कर रहे हैं? इंटरेस्ट पेमेंट पे। इंटरेस्ट पेमेंट हमारी कितनी है? 10.6 लाख करोड़। 10.6 लाख करोड़। उसके बाद हम सब्सिडी देन स्टेट्स को ग्रांट्स देते हैं और देन लास्ट में आता है हमारा डिफेंस। दो इस बार सबसे ज़्यादा पैसा डिफेंस को दिया गया, बट स्टिल ये जो ऊपर का पैसा है ये हम उसमें नहीं दिखाते। डिफेंस मिनिस्ट्री को इस बार बहुत पैसा दिया गया है बट ये अलग है, ठीक है ना। तो इसको चलिए इसको भी आप नोट कर लीजिएगा कि सबसे ज़्यादा किसको दिया जा रहा है। हमारा सबसे ज़्यादा सब्सिडी है, देन सॉरी इंटरेस्ट पेमेंट है, देन सब्सिडी, देन ग्रांट्स एंड देन डिफेंस। ये नियरली हमारा 10 लाख के आसपास है। ये लगभग 20% हमारी जीडीपी का पड़ता है कि मतलब 5 रुपये अगर 10 रुपये हम कमाते हैं तो 2 रुपये हम किसको दे देते हैं? इंटरेस्ट दे देते हैं, ठीक है। देखते हैं सब्सिडीज़ में, देख लेते हैं सबसे ज़्यादा किस पे सब्सिडी जाती है। सबसे ज़्यादा सब्सिडी जाती है हमारी फूड पे। सबसे ज़्यादा सब्सिडी हमारी किस पे जाती है? फूड पे। आवाज़ आ रही है आप लोगों को? हाँ ठीक। तो सबसे ज़्यादा हमारी सब्सिडी किस पे जाती है? फूड पर। आफ्टर दैट फर्टिलाइजर एंड देन ग्रांट टू स्टेट्स। फॉर व्हाट? सीएसएस स्कीम। सीएसएस इज सेंट्रल सेक्टर स्कीम। सीएसएस मीन्स सेंट्रल सेक्टर स्कीम। इसके लिए जो भी खर्चे होते हैं सब सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। ये स्कीम चाहे जहाँ चल रही हो, किसी भी स्टेट में चल रही हो, किसी भी राज्य में चल रही हो, बट इसका पैसा कौन देगा? सेंटर। जैसे देखिए मनरेगा में जा रहा है, ठीक। नेक्स्ट आगे चलते हैं, हम देख लेते हैं इस साल बोरोइंग कितनी करनी है गवर्नमेंट को। तो बोरोइंग कर रही है 16.5 लाख करोड़। हम इंटरेस्ट कितना दे रहे हैं? 10.6 लाख करोड़। 10.6 लाख करोड़। और बोरो कितना कर रहे हैं? बोरो हम कर रहे हैं 16.5 लाख करोड़, LKCR, ठीक है। 16.5 लाख करोड़, जिसमें हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है? कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा 11.1 लाख करोड़। कैपिटल एक्सपेंडिचर है हमारा 11.1 लाख करोड़। बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी क्वेश्चन में आ सकता है कि हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है? 11.1 लाख करोड़। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि ये ट्रिपल्ड हो गया है 4 सालों में। ट्रिपल का मतलब ये तिगुना हो, ट्रिपल हो गया। मतलब आज के 4 साल पहले कुछ 3.5 या 4 के आसपास रहा होगा। ट्रिपल होने के लिए 12 होना चाहिए, थोड़ा सा कम, 4 से कम, 3.5 के आसपास रहा होगा। तो अब हम ट्रिपल हो गए। 4 सालों में हमने अपना बजट क्या बढ़ा दिया? बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है, ठीक है ना। उसके अलावा जो क्वेश्चन एक और आते हैं वो भी देख लेते हैं। इस बार इंटरिम बजट आया था। कैसा साल है ये इलेक्शन ईयर था। इलेक्शन ईयर जब भी आता है तो उस पर 2 बजट आते हैं। एक बजट आता है इंटरिम बजट। क्यों? क्योंकि इलेक्शन के बाद सरकार चेंज हो गई तो वो दूसरा बजट देगी। तो उससे बेटर है कि आप उतने समय के लिए बजट दीजिए जितने समय के लिए आपकी सरकार है या जितने समय के लिए है सरकार है। तो वो बजट कहलाता है इंटरिम बजट। क्या कहलाता है? इंटरिम बजट। तो इंटरिम बजट के साथ साथ एक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एक पेपर रिलीज किया था, ठीक है ना। एक पेपर रिलीज किया था, उसका नाम था इंडियन इकोनॉमी अ रिव्यू। इंडियन इकोनॉमी अ रिव्यू, ये जरूर याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये पेपर किसने रिलीज किया? तो किसने रिलीज किया है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं कंट्रीज विथ हाई जीडीपी।
नॉमिनल के हिसाब से सबसे कौन है नंबर वन? यूएसए, देन चाइना, देन जापान, जर्मनी एंड फिफ्थ नंबर पे आता है इंडिया। इंडिया इज ऑन फिफ्थ प्लेस एज ऑफ नाउ। बट जीडीपी पीपीपी के हिसाब से, पर परचेजिंग पावर पैरिटी पे, जीडीपी इन परचेजिंग पावर पैरिटी इज चाइना, यूएसए, इंडिया थर्ड प्लेस, जापान एंड जर्मनी। फर्स्ट प्लेस में पीपीपी में कौन है? चाइना है। ठीक है ना। अब आगे देखते हैं पर कैपिटा इनकम के हिसाब से। तो टॉप 3 जीडीपी पर कैपिटा इनकम कौन कौन है? लग्जमबर्ग, आयरलैंड एंड स्विट्जरलैंड। लग्जमबर्ग, आयरलैंड एंड स्विट्जरलैंड। लग्जमबर्ग, आयरलैंड एंड स्विट्जरलैंड। ओके। आफ्टर दैट टॉप 3 जीडीपी ग्रोथ रेट के हिसाब से। देखिए हमारी जो ग्रोथ रेट है वो किसमें सबसे ज्यादा है? मेजर इकोनॉमीज। मेजर इकोनॉमीज मतलब G20 कंट्रीज में। G20 कंट्रीज में हमारी इकोनॉमी फास्टेस्ट ग्रोइंग है। ठीक है ना, G20 में। बट अगर ओवरऑल पूरे वर्ल्ड का लिया जाए तो सबसे ज्यादा जो ग्रोथ है वो है मकाऊ में। मकाऊ क्या है? चाइना का एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया है एक। ऐसे गुयाना और पलाऊ में, पर ये बहुत छोटे छोटे देश हैं। ठीक है ना, देश क्या है? एक तो शहरी है पूरा। ठीक है, तो याद कर लीजिए। तो अपने अभी तक क्या पढ़ा? नॉमिनल जीडीपी सबसे नंबर वन, यूएस, चाइना, जापान, जर्मनी, इंडिया। पीपीपी पे चाइना, यूएस, इंडिया, जापान एंड जर्मनी। टॉप 3 पर कैपिटा इनकम के हिसाब से लग्जमबर्ग, आयरलैंड, स्विट्जरलैंड। पर कैपिटा इनकम के हिसाब से और डेवलपिंग नेशन के हिसाब से हमारा कौन किस पे आता है? वर्ल्ड बैंक देशों को डिवाइड करता है 3 पार्ट में, डेवलप, डेवलपिंग और अंडर डेवलप। तो इसमें पैसे की क्राइटेरिया होती है। ठीक है, पैसे की क्राइटेरिया। तो मैं चाहता हूँ आप जरा इसको जो क्राइटेरिया है इसको जरा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है, जो भी मैं आपको बोलूँगा वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको उसका आंसर दे दूंगा, बट एक बार कमेंट करिए तो उसको मैं पिन कर दूंगा जिसको सबको दिखता रहे, आपका भी एंगेजमेंट बना रहेगा। ठीक है, तो इंडिया किस उसमें किस में आता है? तो उसने डिवीजन जो किया है उसमें जो डेवलप अंडर डेवलप कंट्रीज हैं वो एक यूनिट है, डेवलप भी एक है, बीच में जो आता है डेवलपिंग, उसके 2 पार्ट हैं, लोअर डेवलप और अपर। तो इंडिया भी लोअर में है जबकि चाइना अपर में है। कुछ साल बाद चाइना डेवलप में भी चला जाएगा, हम अभी लोअर में, कुछ साल बाद हम भी अपर में आ जाएंगे। ठीक है ना। अभी मैं ही 1 दिन 2 दिन पहले एक पेपर पढ़ रहा था कि जो मुंबई है वो अब उसने बीजिंग को पीछे छोड़ दिया नंबर ऑफ बिलियनर्स के मामले में। दूसरी चीज़ पता नहीं डेटा एग्जैक्टली तो अभी मेरे को याद नहीं आ रहा है, बट कुछ ऐसा ही डेटा आया था कि भारत में अब पिछले 3 सालों में लगभग 1 लाख करोड़पति ऐड किया है। पिछले 3 सालों में भारत ने लगभग 1 लाख करोड़पति, मतलब ऐसे लोग हैं जिनकी इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा है, उनको ऐड किया है। ठीक है ना। तो चलिए आगे चलते हैं। अब ये हमने पढ़ लिया, अब आगे चलते हैं हम अपना इंडिया का इकोनॉमिक जर्नी। ये क्वेश्चन आ सकता है, इंडिया इकोनॉमिक जर्नी। पहला जब ट्रिलियन इंडिया ने यूज़ किया था, जब इंडिया 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बना था, तो वो कौन सा सन था? सन 2007 और 8। आप जान रहे होंगे उस समय बहुत ज़्यादा ग्रोथ भी थी, उसके बाद अचानक से रिसेशन वगैरह आने लगे थे। फिर जो दूसरा किया था वो किया था 14-15 में। कितने साल लगे यहाँ से यहाँ तक आने में? 6 ईयर्स लग गए। उसके बाद 5 ट्रिलियन इकोनॉमी भारत को बनना है। इस प्रोजेक्शन के हिसाब से कहा जाता है कि 2025 तक हम बन जाएंगे। ठीक है, 2025 तक हम बन जाएंगे। और 10 ट्रिलियन इकोनॉमी हम 2030 तक बन जाएंगे। करंटली इंडिया की इकोनॉमी कितनी है? लगभग 4 ट्रिलियन के आसपास है, 3.9। एग्जैक्ट डेटा नहीं है, ये घटता बढ़ता रहता है। ठीक है ना। तो अगर हमें 2047 तक डेवलप्ड नेशन बनना है, अभी हम लोग कौन से एरिया में? अमृतकाल में चल रहे हैं। ठीक है ना। तो हमें डेवलप्ड नेशन बनना है अगर, तो हमारी इकोनॉमी कैसी होनी चाहिए? 30 ट्रिलियन इकोनॉमी होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 30 ट्रिलियन। कहाँ तक? 2047 तक। तो ये छोटा सा डेटा था, याद कर लीजिएगा आप। आइए अब देखते हैं नेशनल इनकम।
नेशनल इनकम, नेशनल इनकम, नेशनल इनकम में इंक्लूड क्या क्या होता है? नेशनल इनकम में हमारा होता है हमारी टेरिटरी। टेरिटरी भी दो तरीके की होती हैं। तो हमारी पॉलिटिकल टेरिटरी, कौन सी टेरिटरी? पॉलिटिकल टेरिटरी, जहाँ पे हमारे लॉ अप्लाई हो रहे हैं उन टेरिटरीज को हम गिनेंगे हमारी नेशनल इनकम में। उसके अलावा टेरिटोरियल वाटर में जो होगा, एम्बेसी जो दूसरे देशों में होंगी, शिप, एयरक्राफ्ट, फिशरीज या एसईजेड्स, फिशिंग वेसल्स और ऑयल रिग्स, ठीक है ना। पर कैसी? डिफंक्ट नहीं। ऑयल रिग्स क्या होती है ना कि वहाँ जब तेल खत्म हो जाता है तो डिफंक्ट हो जाती हैं, तो वो नहीं गिनी जाती। जो एक्टिव होती हैं, ठीक है ना, उन्हीं को हम गिनते हैं। उन ऑयल रिग्स को छोड़ देते हैं या उन एम्बेसीज को भी छोड़ देंगे दूसरे देशों में है जो, जिसका हम यूज़ अब नहीं करेंगे, तो वो हमारी इकोनॉमी में नहीं गिनी जाएंगी, ठीक है ना, नेशनल इनकम में नहीं गिनी जाएंगी। तो इसको आप एक बार लिख लीजिए, वैसे पीडीएफ मिल ही जाएगा आपको। एक चीज़ और, क्या क्या चीज़ हटाया जाता है? तो देखिए, एम्बेसीज एंड मिलिट्री बेस इन आवर कंट्री। ऐसा नहीं कि हम दूसरे देशों में जा रहे हैं, तो दूसरे देशों में जब जा रहे हैं तो वहाँ पे अगर कुछ है तो ऐसे हमारे देश में भी कुछ है ना। तो हमारे देश में जो एम्बेसीज हैं उनको, प्लस इंटरनल ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है ना, कुछ ऑर्गेनाइजेशन भी उन्हीं के देशों की होंगी जिनको हम हटा देंगे। चलिए आगे चलते हैं। ठीक, अब जीडीपी क्लासिफिकेशन दो होता है, गुड्स और सर्विसेज पे। तो जीडीपी में हम देखिए, मैं बहुत डिटेल में आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं है। मैं आप ये मान रहा हूँ कि आपको जीडीपी आता है। जीडीपी में क्या क्या इंक्लूड होता है, कहाँ कहाँ क्वेश्चन आपके गलत होंगे, मैं सिर्फ उनको ऐड कर रहा हूँ, ठीक है ना, कि जितना जल्दी जल्दी हो हम रिवाइज भी कर सकें और नंबर ला सकें। एग्जैक्टली हमारा जो एम है वो है पास होना, नॉलेज लेना बहुत ज़्यादा हमारा एम है नहीं, ठीक है। तो चलिए जीडीपी क्लासिफिकेशन देखते हैं। क्लासिफिकेशन का मतलब कुछ नहीं है कि जीडीपी में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है। तो दो ही चीज़ हैं बेसिकली, गुड्स और सर्विसेज। तो गुड्स कौन कौन से? मार्केटेबल गुड्स। मार्केटेबल का मतलब क्या होता है कि जो गुड्स बिके बाजार में, जो चीज़ बिक रही है बाजार में, वो सारा जीडीपी का पार्ट होगी। अब उसमें भी दो चीज़ें होंगी, एक होगा फिनिश्ड गुड, एक होगा नॉन फिनिश्ड, मतलब इंटरमीडिएट। तो सारी जो चीज़ें फिनिश्ड होंगी, मतलब अंतिम उपभोक्ता जो उसको खरीदेगा, वही हमारी चीज़ें जीडीपी में ऐड होंगी। मतलब अगर एक टायर बना है, अगर आप टायर खरीद रहे हो अपनी गाड़ी में लगाने के लिए, तो वो क्या हो गया? फाइनल गुड, क्योंकि आपने खरीदा है। इसके बाद वो बिकेगा नहीं, इसके बाद उसका कोई यूज़ है नहीं, आपने उसको यूज़ कर लिया। बट अगर वही टायर कोई कंपनी खरीद रही है अपनी गाड़ी में लगाने के लिए, तो वो जीडीपी में कैलकुलेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि गाड़ी अभी बिकनी है, तो उस गाड़ी में उसका टायर का कॉस्ट ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आया? सिंपल। जीडीपी में हम वही चीज़ें यूज़ करते हैं जो एक कंज्यूमर ले लेता है, उसके बाद उसकी वैल्यू वो बिकती नहीं है। आप कहोगे सर कार तो ऐसे तो सेकंड हैंड भी बिकती है, तो हाँ, तो जब सेकंड हैंड गाड़ी बिकती है तब हम उसको जीडीपी में कैलकुलेट नहीं करते। बट हाँ, जब गाड़ी बिकती है तो जो सर्विस देता है उसको हम इंक्लूड करते हैं सर जीडीपी में, उस गुड को इंक्लूड नहीं करते, ठीक है। तो दो तरीके के गुड हैं, मार्केटेबल और नॉन मार्केटेबल। मार्केटेबल गुड्स जो बाजार में बिक रहे हैं और जिसको कंज्यूमर खरीद रहा है, लास्ट परचेज कंज्यूमर ही है, तो वही यूज़ किए जाएंगे। दूसरा गुड्स आते हैं नॉन मार्केटेबल। मतलब एग्जांपल समझते हैं, जैसे किसान ने किसी गेहूं उगाया, तो मानते हैं उसने 100 किलो गेहूं उगाया, तो 100 किलो में 50 किलो अपने पास रख लिया जिसको वो खाएगा, मतलब अपने कंजम्पशन के लिए, और 50 किलो उसने बेच दिया। तो जो उसने 50 किलो बेच दिया वो मार्केटेबल है, पर जिस 50 किलो को उसने अपने पास रखा है वो क्या है? नॉन मार्केटेबल। तो ऐसी भी चीज़ें जो प्रोड्यूसर अपने पास रख लेता है खुद के खाने के लिए, बट प्रोड्यूस तो हुई है ना, तो वो भी हमारी जीडीपी में कैलकुलेट होता है, ठीक है। तो गुड्स कौन से? गुड्स मार्केटेबल, नॉन मार्केटेबल, दोनों गुड्स इंक्लूडेड होंगे। बट जो गुड्स होंगे वो कैसे होंगे? लास्ट कंज्यूमर। अगर किसान भी है ना, तो किसान कंज्यूमर है, इसके आगे उसको बेचेगा नहीं, जो उसको बेचना तो उसने बेच दिया, तो जो बिका है उसका अब आटा बनेगा। अब अगर आटा आप डायरेक्ट खरीदेंगे तो वो जीडीपी में कैलकुलेट हो जाएगा। अगर अभी आप आटा नहीं खरीदेंगे तो वो इंटरमीडिएट गुड कहलाएगा, और जब आप आटा खरीद के यूज़ कर लेंगे तो वो फाइनल गुड कहलाएगा। तो फाइनल गुड आपका जीडीपी में ऐड हो जाता है। इंटरमीडिएट गुड आगे उसकी कॉस्ट ऐड होती चली जाती है। जैसे अब आटे से ब्रेड बन गई, या कोई भी चीज़ बना रहे हैं, समोसा बना के बेच दिया, समोसा नहीं मतलब रेस्टोरेंट में गया आटा, वो है ना, रेस्टोरेंट में गया,
रेस्टोरेंट वाले ने अभी उसको खरीदा, तो अभी तो वो अब आपको देगा बना के रोटी, तो वो जो रोटी आई ना, अब उसका प्राइस होगा जीडीपी में ऐड, ठीक है ना, क्योंकि उसमें ऑल सारे प्राइस इंक्लूड होंगे। तो जीडीपी में इंटरमीडिएट गुड्स इंक्लूड नहीं होते, फाइनल गुड इंक्लूड होते हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं सर्विस। सर्विसेज भी दो तरीके की होती हैं, मार्केटेबल एंड नॉन मार्केटेबल। तो इसमें याद रखिएगा, सर्विसेज में जीडीपी में सिर्फ हम उन्हीं सर्विसेज को इंक्लूड करते हैं जो मार्केटेबल हैं, जिनकी मॉनेटरी वैल्यू है। ऐसी सर्विसेज को हम इंक्लूड नहीं करते जो नॉन मार्केटेबल है, मतलब जिनकी वैल्यू मॉनेटरी वैल्यू नहीं है। जैसे जैसे आप जा रहे थे रास्ते में, किसी ने कहा हमको लिफ्ट दे दो, तो ये सर्विस हो गई ना, आपने उनको लिफ्ट दी, एक जगह से दूसरी जगह छोड़ दिया। अगर उसके लिए आप पैसा लेते हो तो आप जीडीपी में इंक्लूड कर लोगे उसको, ठीक है ना। तो जितनी सारी राइड हेलिंग है ना, राइड प्रोवाइड करने वाली ऐप हैं, ये सब जो करेंगी वो हो गया। बट आपने क्या किया, आपने सिंपल उसको वहाँ छोड़ के आप चले गए, तो उसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं थी, एक्चुअली है सर्विस वो, बट वो वेलफेयर पार्ट में आ गई, आपके मोरल पार्ट में आ गई, वो नहीं इंक्लूड की जाएगी। समझ गए। तो सर्विस भी दो हैं, मार्केटेबल नॉन मार्केटेबल। तो मार्केटेबल सर्विस ही हम यूज़ करते हैं, बाकी सर्विस हम एक्सक्लूड कर देते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, कुछ इकोनॉमिक टर्म। डिफ्लेशन मतलब डिक्रीज इन प्राइस, ये हमारे यूपी बेसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट स्टिल कर लेते हैं। डिफ्लेशन मीन्स डिक्रीज इन प्राइस, डिक्रीज इन प्राइस, एंड इन्फ्लेशन इज नेगेटिव, इन्फ्लेशन भी गिर रहा है और प्राइस भी कम हो रहा है। रिसेशन मीन्स डिक्रीज इन जीडीपी, एब्सोल्यूट जीडीपी, डिक्रीज इन एब्सोल्यूट जीडीपी, एंड 2 क्वार्टर तक अगर ऐसा होता है तो वो रिसेशन है। आपको बहुत जगह आपने यही पढ़ा होगा कि जब 2 क्वार्टर में ग्रोथ नेगेटिव आ जाए तो वो रिसेशन है। हाँ ठीक है, गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी चीज़ है। एब्सोल्यूट जीडीपी का जब डिक्रीज होना है तब वहाँ होगा, वो जो ग्रोथ नेगेटिव आ रही है वो एब्सोल्यूट जीडीपी में आनी चाहिए, ठीक है। किस में आनी चाहिए, एब्सोल्यूट जीडीपी में। तो एब्सोल्यूट जीडीपी का जब नेगेटिव ग्रोथ है तो 2 क्वार्टर तक, तो वो रिसेशन है। अगर सिंपल डिक्रीज इन प्राइस है और रेट ऑफ इन्फ्लेशन निगेटिव चल रहा है तो वो डिफ्लेशन है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, चलिए। अब ये इंपॉर्टेंट है, हमारी इकोनॉमी में मेजर ड्राइवर्स क्या हैं। देखिए जीडीपी में जो जो चीज़ ऐड होती है ना, जीडीपी में कुल 4 चीज़ ऐड होती हैं। पहला, जो हम कंज्यूमर कंज्यूम करते हैं उसी को हम कहते हैं प्राइवेट फाइनल कंज्यूमर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंज्यूम करने के लिए आप कुछ खर्च करोगे, वही है क्या, एक्सपेंडिचर। तो जो भी चीज़ें सर्विसेज या गुड्स इकोनॉमी में जनरेट हुए होंगे आप उन्हीं को खरीदोगे ना। तो ये कैलकुलेशन का वन ऑफ द टाइप है। तो क्या क्या इसमें इंक्लूड होता है, पहला, जो कंज्यूमर फाइनली खरीदता है उसको क्या कहते हैं, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। दूसरी चीज, सिर्फ कंज्यूमर नहीं खरीदता, गवर्नमेंट भी चीजें खरीदती है, तो गवर्नमेंट का भी क्या है, गवर्नमेंट का फाइनल एक्सपेंडिचर। तीसरी चीज, हमारे यहाँ कैपिटल फॉर्मेशन भी होता है पूरे साल, तो हम उसमें वही कैपिटल फॉर्मेशन यूज करते हैं, उसको हम कहते हैं ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस, नेट नहीं बोल रहे, नेट का मतलब क्या होगा, इसमें डेप्रिसिएशन हटा देंगे, मतलब जो टूट फूट हो रही है उसको हटा दें, क्या यूज कर रहे हैं, ग्रॉस। और एक्सपोर्ट इंपोर्ट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कितना हो गया, कुछ चीजें हमारे देश से एक्सपोर्ट हो रही होंगी और मतलब हमारे देश से कुछ चीज़ों को बाहर देशों विदेशों भेजा जा रहा होगा और कुछ चीज़ें हमारे देश में मंगाई जा रही होंगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो एक्सपोर्ट है वो ज़्यादा है, इंपोर्ट जो है एक्सपोर्ट हमारे पास कम है, इंपोर्ट हमारा ज़्यादा है। वो आपको दिख रहा है कितना है, एक्सपोर्ट हमारा 21.7 है और इंपोर्ट 23.7 है। जो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो मेजर पोर्शन है हमारी जीडीपी का, वो हमारा फाइनल कंज्यूमर एक्सपेंडिचर है। प्राइवेट इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि गवर्नमेंट नहीं, इंडिविजुअल की बात हो रही है, ठीक है। अब वो इंडिविजुअल एक इंसान भी हो सकता है, एक परिवार भी हो सकता है, एक कंपनी भी हो सकती है, छोटी सी, ठीक है। तो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा यूज़ किसका हो रहा है, प्राइवेट फाइनल कंज्यूमशन। ये कितना है, लगभग 60% है, 61 लिखा है मैंने, 10% ये है, 31 हमारे पास कैपिटल फॉर्मेशन है और इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इसी को जोड़ा जाता है। तो इसी को लिखते हैं हम C प्लस G प्लस I दैट इज इन्वेस्टमेंट प्लस
x माइनस, क्या डिफरेंस, यही आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, यही लिखा हुआ है, ठीक है, जिसमें ये हमारा 61% है, ये हमारा 10% है, ये हमारा 31% है, और ये डिफरेंस जो आ रहा है ये देख लीजिएगा आप 21.7, 20 लगभग 2% आ रहा है, ठीक है, निगेटिव में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। दूसरा अगर क्वेश्चन आता है ना कि भारत में ज़्यादा ट्रेड होता है कि, क्वेश्चन अगर ये आता है, थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम हो रहा था, क्वेश्चन अगर ये आता है कि हमारा ट्रेड टू जीडीपी रेशियो कितना है, क्या चीज़, हम ट्रेड, जो हम ट्रेड करते हैं ना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों को जोड़ा जाता है, एक्सपोर्ट ट्रेड का मतलब दोनों, इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों को ऐड कर लोगे, अभी हमने माइनस किया था ना, अब दोनों को ऐड कर लो, तो हमारा जो आता है ना ट्रेड टू जीडीपी रेशियो, वो आता है हमारा चाइना से ज़्यादा। कारण क्या है, क्योंकि चाइना की इकोनॉमी बड़ी है, हमारी थोड़ी छोटी है, बट स्टिल काफ़ी अच्छी चीज़ है कि हम दुनिया में ज़्यादा ट्रेड करते हैं एज़ कम्पेयर टू चाइना। ये क्या बताता है, ये बताता है हमको वी आर मोर ओपन इकोनॉमी देन चाइना। वी आर मोर ओपन, हम क्लोज नहीं, हम ओपन इकोनॉमी है, ठीक है। अब आते हैं, देखते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन में हम, एक्सपेंडिचर में हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं, क्या क्या इंक्लूड करते हैं। तो देखिए क्या क्या इंक्लूड करते हैं हम, गोल्ड एंड प्रेशियस मेटल नहीं यूज करते, कारण है, कारण है क्यों, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट पार्ट में आता है, हमारा फाइनल कंजम्पशन में नहीं आता है। किस में आता है ये, किस में आता है ये, इन्वेस्टमेंट पार्ट में, ठीक है। दूसरा शेयर और बॉन्ड्स, जो शेयर खरीद फरोख्त होती है या बॉन्ड्स, ये भी नहीं आता, ठीक है, ये जीडीपी का पार्ट नहीं होता, शेयर तो उसका भी पार्ट नहीं बनते, ये जीडीपी पार्ट ही नहीं होता, ठीक है ना। क्यों, एक्सपेंडिचर, देखिए इन्वेस्टमेंट पार्ट में भी लाने के लिए शेयर को कोई बहुत बड़ा वैल्यू क्रिएट होना चाहिए, नहीं, ऑलरेडी एक इन्वेस्टमेंट हुआ है, एक कंपनी ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है, वो काम कर रही है, उसके कुछ शेयर आपने लिए हैं फॉर गेनिंग द प्रॉफिट, ठीक है ना, तो उसको आप खरीद रहे हो, बेच रहे हो, इससे कंपनी के इन्वेस्टमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ज़्यादा, देश में कोई नया इन्वेस्टमेंट ना तो हो रहा है ना कुछ खत्म हो रहा है, तो इसीलिए इसको जीडीपी का पार्ट नहीं गिनते। बट हाँ, शेयर खरीदते वक्त जो आप टैक्स पे करते हो, सर्विस पे करते हो, वो गिनते हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं क्या क्या इंक्लूड किया जाता है। तो कंज्यूमर जो भी गुड्स खरीदते हैं अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए, अब वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, वो कुछ भी हो सकता है, तो वो हमारी जीडीपी में इंक्लूड होगा, पहली चीज़। दूसरा पेड सर्विसेज, कैसी सर्विसेज, पेड सर्विसेज, ये इंक्लूड होता है। देखते हैं अब इन्वेस्टमेंट का हमारा, ठीक, पेड सर्विसेज देख लिया ना आपने इतना, आगे चलते हैं, अब इन्वेस्टमेंट देखते हैं कि हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट का क्या सीन है भाई। तो हमारे यहाँ करेंटली इन्वेस्टमेंट कितना है, 29.8%। फॉर्मूला क्या है, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन अपॉन में जीडीपी, तो आ जाता है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन अपॉन में जीडीपी, ठीक है। हमारे यहाँ जो पब्लिक सेक्टर का शेयर है, ये तो गलत लिखा है, मेरे को लग रहा है टाइपिंग मिस्टेक है, ये उल्टा लिखा हुआ है, ठीक है ना, वो थोड़ा सा इधर उधर मिसमैच हो गया, नहीं दिख रहा आपको, दूसरा कलर से लिख देता हूँ मैं। अब दिख रहा है, ठीक है। तो प्राइवेट सेक्टर का शेयर जो हमारे पास, एक मिनट, सही लिखा है, मेरी पढ़ने में गलती हो गई।
वो लिखा तो गड़बड़ ही है, पर चलिए मैं उसको सही कर देता हूँ। हमारे यहाँ ना जो इन्वेस्टमेंट का परसेंटेज है वो प्राइवेट सेक्टर का ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पब्लिक सेक्टर, बस ये लिखा हुआ है। कैपिटल फॉर्मेशन देख लेते हैं हम। ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन में क्या क्या इंक्लूड होता है, ये सारी चीज़ें आप याद कर लो। बस इसमें याद कर लीजिएगा कि कैपिटल फॉर्मेशन में ना जो आप ज्वेलरी खरीदते हैं वो भी इंक्लूड होता है। अगर क्वेश्चन आता है तो करेक्ट कन्फ्यूजन हो सकता है, तो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन पार्ट इसमें ज्वेलरी होगा। तो याद रखिएगा जो भी हम ज्वेलरी खरीदते हैं वो किस में इंक्लूड होता है, चेंज इन इन्वेंट्रीज यानी वैल्यूएबल्स में। ठीक है, वैल्यूएबल्स में कंप्यूट होता है। तो तीन चीज़ें होती हैं इसमें। पहला एसेट्स, जैसे मशीन, इक्विपमेंट्स, R&D, बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, है ना। शेयर बॉन्ड नहीं यूज़ किया जाता, ठीक है ना। वैल्यूएबल्स में ज्वेलरी इंक्लूड हो जाती है। उसके अलावा एक शब्द आता है फूड क्रेडिट। फूड क्रेडिट इज नथिंग बट क्या है, जब FCI को पैसा देती है गवर्नमेंट, उसी को फूड क्रेडिट कहते हैं। क्या कहते हैं, FCI को पैसा देती है जो गवर्नमेंट, उसी को फूड क्रेडिट कहते हैं। किस लिए पैसा देती है, क्रॉप खरीदने के लिए। जब भी गवर्नमेंट FCI को लोन देती है, क्रेडिट का मतलब क्या होता है, लोन, लोन देती है FCI को क्रॉप खरीदने के लिए, तो वो क्या हो जाता है हमारा, फूड क्रेडिट। ठीक है, बाकी जितनी भी चीजें हैं वो सब क्या है, नॉन फूड क्रेडिट। चलिए, मैंने आपसे कहा था ना बताने को, तो ये लिखा हुआ है, देख लीजिएगा। ठीक है, लास्ट आते हैं अब हम। इंपॉर्टेंट है एनर्जी प्रोडक्शन। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा एनर्जी किससे प्रोड्यूस की जाती है, थर्मल पावर प्लांट से। हमारे यहाँ एनर्जी सबसे ज़्यादा किससे प्रोड्यूस की जाती है, थर्मल पावर प्लांट से, अराउंड 57%, मोर देन 50%। ठीक, लार्ज हाइड्रो प्रोजेक्ट का हमारे पास जो परसेंटेज वो 11% है। रिन्यूएबल्स हम 31 पे आ गए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा अभी सोलर है, देन विंड, देन बायो पावर, लास्ट में वेस्ट टू एनर्जी। वेस्ट टू एनर्जी में पोटेंशियल बहुत है, वेस्ट टू एनर्जी में पोटेंशियल बहुत है, क्योंकि हमारे वेस्ट जनरेशन बहुत ज़्यादा है, तो इसमें पोटेंशियल बहुत है। बस हम इसको अच्छे से यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए, ये थोड़ा सा एक छोटा सा वीडियो था जिसमें मैं सारा डेटा आपसे डिस्कस कर रहा था जो हमारे बजट में था रिलेटेड, जिससे हमारे क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।